गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। लास्ट क्लास में बच्चों अपन पोषक तत्व के विषैले प्रभावों के बारे में चर्चा कर रहे थे और उस क्रम के अंदर अपन कुछ पोषक तत्वों के विषैले प्रभावों के बारे में, उसके प्रभाव पड़ने वाले पादप के ऊपर जो प्रभाव पड़ते हैं उनके बारे में, लक्षणों के बारे में जानकारी ले रहे थे, जिसमें अपन ने लोहा और मैग्नीज तत्व के बारे में जानकारी ले ली थी। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए एक तीसरे पोषक तत्व जिसका नाम है तांबा, उसके विषैले प्रभाव के बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। तो आज की क्लास की अपनी हेडिंग है पोषक तत्वों के विषैला प्रभाव। कुछ पोषक तत्वों के का विषैला प्रभाव। और इस विषैले प्रभाव में अपन ने पहला और दूसरा देख लिया था। आज तीसरे नंबर का तत्व जिसका नाम है आपके तांबा, तांबे के जो विषैले प्रभाव है उसके बारे में अपने को जानकारी लेनी है। लोहा और जो मैग्नीज है उसके बारे में अपन ने लास्ट क्लास में जानकारी ले ली थी। आज अपन तांबे के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले बच्चों, यदि पादप को अत्यधिक मात्रा में तांबे की पूर्ति होती है तो ऐसी स्थिति में जो नवीन पत्तियां होती हैं वो हरिमताहीन हो जाती है, अर्थात उनका हरापन जो होता है वो समाप्त हो जाता है। तांबे की अत्यधिक पूर्ति होने पर पत्तियों का, नई पत्तियों का, विशेष रूप से नई पत्तियों का हरितमाहीनता हो जाना, अर्थात जो नई पत्तियां होती हैं उनका जो हरापन होता है वो समाप्त होने लगता है, धीरे धीरे वो दूसरे रंग में परिवर्तित होना प्रारंभ हो जाती हैं। इसके अलावा जो पुरानी पत्तियां होती हैं उन पत्तियों के ऊपर लाल या फिर गुलाबी रंग के जो धब्बे होते हैं वो बना प्रारंभ हो जाते हैं। जो पुरानी पत्तियां होती हैं उन पुरानी पत्तियों पर लाल गुलाबी धब्बे बन जाते हैं। पुरानी पत्तियों पर लाल गुलाबी धब्बे बन जाते हैं। पुरानी पत्तियों पर लाल गुलाबी धब्बे बन जाते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें तो बच्चों, जो पत्तियों के किनारे होते हैं उन पत्तियों के किनारों से पत्तियां मुड़ना प्रारंभ हो जाती हैं और इसी के साथ जो सिराई वाले भाग होते हैं वो भी लाल या भूरे हो जाते हैं। पत्तियां किनारों से मुड़ जाती हैं और पत्तियों के जो सिराओं वाले भाग होता है वो कैसा हो जाता है, या तो लाल हो जाता है या फिर भूरे धब्बे युक्त हो जाता है। तो अपन यहाँ नोट करते हैं कि पत्तियों के किनारे मुड़ जाते हैं, पत्तियों के किनारे मुड़ जाते हैं, साथ ही में पत्तियों के सिराओं का रंग लाल भूरा एवं धब्बे हो जाते हैं। पत्तियां जो होती हैं उन पत्तियों का जो रंग होता है वो लाल भूरा हो जाता है और पत्तियों के ऊपर क्या बन जाते हैं, धब्बे बन जाते हैं। ये स्थिति तब है जब पादप के अंदर तांबे पोषक तत्व की विषैला प्रभाव होता है, अर्थात वो ज़्यादा मात्रा में पादप को मिले रख जाते हैं। इसके अलावा फास्फोरस का जो स्तर होता है, फास्फोरस की जो सुलभता होती है वो घट जाती है। और एक चीज़ और देखें अगर हम, तो लोहे की सुलभता, फास्फोरस की नहीं होती है, लोहे की जो सुलभता होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है और जड़ें लाल बादामी होकर चटकने लग जाती हैं। जड़ें लाल बादामी होकर
होकर चटकने लग जाती है और साथ में लोहे तत्व की सुलभता घट जाती है। यदि तांबे की मात्रा बढ़ जाती है तो पादप को लोहे तत्व की जो सुलभता होती है वो घट जाती है। आगे हम दूसरे पोषक तत्व के विषैले प्रभाव की बात करें तो उसका नाम है जस्ता। जस्ते की अगर हम बात करें तो बच्चों जस्ते के कारण भी पौधे पर विषैला प्रभाव पड़ता है और जस्ते की कमी के कारण जो पादप होता है उस पादप की जो पत्तियां होती हैं वो लाल भूरी होकर सूख जाती है। पादप की पत्तियां लाल भूरी होकर सूख जाती हैं और कागज की जैसे प्रतीत होने लगती हैं। पत्तियों के किनारे मुड़कर गोल हो जाते हैं। ये कुछ लक्षण हैं। सबसे पहले अपन देखें तो पत्तियां लाल गुलाबी होकर सूख जाती है और कागज जैसी प्रतीत होती है। लाल गुलाबी होकर सूख जाती हैं और कागज जैसी क्या होने लगती हैं, प्रतीत होने लगती हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें तो पत्तियों के जो किनारे होते हैं वो पत्तियों किनारों से मुड़कर गोल हो जाती हैं। पत्तियां किनारों से मुड़कर गोल हो जाती हैं। पत्तियां जो होती हैं बच्चों वो क्या होती हैं, किनारों से मुड़ जाती हैं और किनारों से मुड़कर वो क्या हो जाती हैं, गोल हो जाती हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें तो शिराओं पर लाल भूरे धब्बे बन जाते हैं और फास्फोरस की सुलभता घट जाती है। शिराओं पर क्या होते हैं, लाल भूरे धब्बे बन जाते हैं। शिराओं पर लाल भूरे धब्बे बन जाते हैं। शिराओं पर लाल भूरे धब्बे बन जाते हैं और फास्फोरस की सुलभता घट जाती है। ध्यान रखना बच्चों, यदि जस्ते की पूर्ति ज़्यादा मात्रा में हो जाती है पौधे को तो फास्फोरस जो होता है वो पादप को ज़्यादा मात्रा में प्राप्त नहीं होता है और ऐसी स्थिति के अंदर फास्फोरस की कमी के कारण भी पादप नष्ट होने लग जाता है। इसके अलावा यदि हम देखें तो अनाज वाली जो फसलें होती हैं उन अनाज वाली फसलों में जस्ते की विषैला प्रभाव दिखाई नहीं देता है। अनाज वाली फसलों में जस्ते का विषैला प्रभाव कम होता है। ध्यान रखना, अनाज वाली जो फसलें होती हैं उन फसलों के अंदर जस्ते का जो विषैला प्रभाव होता है वो कम मात्रा में होता है। इसे आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कीजिए। फिर अपन अगले पोषक तत्व के विषैले प्रभाव के बारे में डिस्कस करते हैं। अगला पोषक तत्व जो है जिसके विषैले प्रभाव के बारे में अपने को जानकारी लेनी है बच्चों वो है मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम के बारे में अपने को जानकारी लेनी है। देखो बच्चों,
मोलिबेडेनम जो पोषक तत्व है ये पत्तियों पर सुनहरे, पीले और नीले धब्बे प्रदर्शित करता है यदि इसकी मात्रा पादप में ज़्यादा हो जाती है तो। अर्थात विषैले प्रभाव की स्थिति के अंदर जो पत्तियां होती हैं उन पत्तियों के ऊपर पत्तियों के जो किनारे होते हैं वो पीले और नीले धब्बे वाले हो जाते हैं। मटर और आलू आदि के जो तने होते हैं वो सुनहरे पीले हो जाते हैं। मटर और आलू के जो तने होते हैं वो सुनहरे पीले हो जाते हैं। और पत्तियां कैसी हो जाती हैं? पत्तियां सुनहरे पीले, पत्तियां सुनहरे पीले या भूरे रंग की हो जाती है। पत्तियां कैसी हो जाती है? पत्तियां सुनहरे पीले या फिर भूरे रंग की हो जाती हैं। कहीं कहीं उसमें नीले धब्बे पड़ जाते हैं, कहीं कहीं नीले धब्बे पड़ जाते हैं। इसके अलावा आपके जो आलू होता है और आलू के अलावा जो मटर होता है, आलू और मटर आदि के तने भी सुनहरे पीले रंग के हो जाते हैं। आलू और मटर, आलू मटर आदि के तने सुनहरे पीले हो जाते हैं यदि मोलिबेडेनम पोषक तत्व की कमी हो जाती है तो। आगे अपन देखते हैं बोरोन पोषक तत्व के विषैले प्रभाव। बोरोन पोषक तत्व के विषैले प्रभावों के बारे में अपने को बात करना है। यदि ज़्यादा मात्रा में पादप को बोरोन की पूर्ति हो जाती है तो क्या क्या लक्षण अपने को दिखाई देते हैं। मुख्य रूप से जौ और मक्का वाली जो फसलें होती हैं, जौ और मक्का वाली फसलों के अंदर जो नई पत्तियां होती हैं उनमें अत्यधिक हरिमहीनता हो जाती है। अर्थात उनकी पत्तियों का जो हरा रंग होता है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में उड़ जाता है। जौ और मक्का की नवीन पत्तियों में ज़्यादा हरिमता हो जाती है। जो वह मक्का की नवीन पत्तियों में जो वह मक्का की नवीन पत्तियों में ज़्यादा हरिमहीनता हो जाती है। ज़्यादा हरिमहीनता हो जाती है कब? जौ और मक्का की जो नवीन पत्तियां होती हैं उनमें ज़्यादा हरिमहीनता हो जाती है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो विरंजन होने के कारण इसके मध्य के जो भाग होते हैं वो कैसे हो जाते हैं? धब्बे युक्त हो जाते हैं। विरंजन के कारण पत्तियों के मध्य भाग में धब्बे हो जाते हैं। मध्य भाग जो होता है उसके अंदर क्या बन जाते हैं? धब्बे हो जाते हैं यदि बोरोन की विषैला प्रभाव पादपों पर होता है तो। इसके अलावा यदि हम बात करें तो जो नई कलियां होती हैं पादपों की उनका रंग उड़ जाता है और फलों के जो रंग होते हैं वो भी हल्के हो जाता है। नई कलियों का रंग उड़ जाता है। नई जो कलियां होती हैं उनका रंग उड़ जाता है। और इसके अलावा यदि हम बात करें तो फलों का रंग भी हल्का हो जाता है। यदि पादप के अंदर बोरोन पोषक तत्व की क्या हो जाती है? अधिकता हो जाती है। ऐसी स्थिति के अंदर फलों का जो रंग होता है वो कैसा हो जाता है? हल्का हो जाता है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो अगला जो पोषक तत्व है जिसकी विषैले प्रभाव की चर्चा अपने को करनी है उसका नाम है
क्लोरीन। क्लोरीन के विषैले प्रभाव के बारे में अपने को डिस्कस करना है। तो देखो बच्चों, क्लोरीन की यदि मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है पादपों में, तो ऐसी स्थिति में पत्तियों की संख्या और आकार में कमी होने लग जाती है और पत्तियां कैसे होती हैं, मोटी होना प्रारंभ हो जाती हैं। पत्तियों की संख्या व आकार में कमी होती है और पत्तियां मोटी होने लग जाती हैं। पत्तियों की संख्या में कमी आकार कम व मोटाई ज़्यादा होने लग जाती है। मोटाई जो होती है वो ज़्यादा होने लग जाती है, आकार कम हो जाता है और संख्या जो होती है वो कैसे हो जाती है, उनकी कम हो जाती है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो पत्तियों के किनारे बादामी होकर फट जाते हैं। बोरोन के विषैले प्रभाव के कारण पत्तियों के किनारे मोटे होकर फट जाते हैं। ये बच्चों कुछ पोषक तत्वों के विषैले प्रभावों के बारे में अपन ने देखा है। इसे आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कीजिए, फिर अपन आगे का एक और टॉपिक है उसे स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक है बच्चों, पादपों में पोषक तत्वों का क्रांतिक स्तर। पादपों में पोषक तत्वों का क्रांतिक स्तर। पादपों में पोषक तत्वों का क्रांतिक स्तर। देखो बच्चों, पादपों के लिए एक निश्चित मात्रा तक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। यदि उस पोषक तत्वों की मात्रा से कम पोषक तत्व पादपों को मिलते हैं तो पादप नष्ट हो जाते हैं। तो जितनी मात्रा तक पादप के अंदर जितनी कम से कम मात्रा में किसी पोषक तत्व की आवश्यकता होती है पादप को, वो उसका क्रांतिक स्तर कहलाता है। अर्थात पौधों को पोषक तत्व का वह स्तर जिसमें पादप एवं मृदा विश्लेषण में प्राप्त पोषक तत्व का मान यदि कम होता है तो पोषक तत्वों की मृदा में पौधों में अत्यधिक कमी हो जाती है और पौधों की में पोषक तत्व की कमी के जो लक्षण होते हैं वो दिखाई देने लग जाते हैं। तो एक निश्चित मान होता है, एक निश्चित क्राइटेरिया होता है, उस क्राइटेरिया तक पोषक तत्वों की पूर्ति पादपों को होना आवश्यक होती है और उस पोषक तत्वों की पूर्ति यदि उस स्तर तक नहीं हो पाती है तो पादप में उसकी कमी के लक्षण जो होते हैं वो दिखने लग जाते हैं, वो कुछ समय के बाद वो नष्ट हो जाता है। तो जिस लिमिट तक कम से कम वह पोषक तत्व की कम से कम वह मात्रा जो पोषक तत्वों के पादप के लिए आवश्यक है उसे अपन क्रांतिक स्तर कह सकते हैं। तो सीधे शब्दों में अपन यहाँ नोट करें तो किसी पोषक तत्व की कम से कम वह मात्रा जो किसी पादप के लिए आवश्यक होती है क्रांतिक स्तर कहलाता है।
अर्थात कम से कम वह मात्रा जो किसी पादप के लिए आवश्यक है उसे अपन क्या बोलते हैं, किसी पोषक तत्व का क्रांतिक स्तर कहते हैं। आगे अपन देखें तो विभिन्न पोषक तत्वों के लिए पोषक तत्वों का जो क्रांतिक स्तर होता है वो अलग अलग होता है। सूक्ष्म मात्रिक तत्व के लिए अलग होता है, वृहद मात्रिक तत्व के लिए अलग होता है, मुख्य पोषक तत्वों के लिए अलग होता है। कहने का मतलब अलग अलग पोषक तत्वों के लिए जो पादपों के लिए क्रांतिक स्तर होता है वो अलग अलग होता है। विभिन्न पोषक तत्वों के लिए क्रांतिक स्तर का मान भी अलग अलग होता है। सब तत्वों के लिए एक समान क्रांतिक स्तर का मान नहीं होता है, सबके लिए अलग अलग होता है। जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में कुछ पोषक तत्वों के लिए मृदा एवं पौधों में क्रांतिक स्तर की अपन यहाँ बात कर लेते हैं। कुछ पोषक तत्वों का मृदा व पौधों में क्रांतिक स्तर। कुछ पोषक तत्व जो हैं उन पोषक तत्वों के जो क्रांतिक स्तर हैं उनके बारे में अपने को बात करने हैं। तो देखो बच्चों, अपन यहाँ बात करते हैं सुलभ पोषक तत्व। इस सुलभ पोषक तत्व का जो क्रांतिक स्तर है वो मृदा में क्रांतिक स्तर, और ये है पौधों में क्रांतिक स्तर। मृदा और पौधों में क्रांतिक स्तर की अपने को बात करनी है। यहाँ बच्चों अपन बात करते हैं सबसे पहले नाइट्रोजन की यदि हम यहाँ बात करें तो बच्चों पादपों में मृदा के अंदर जो नाइट्रोजन है वो कम से कम 280 क्विंटल, न्यूनतम मात्रा में 280 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। 280 क्विंटल जो है वो प्रति हेक्टेयर होना आवश्यक है मृदा में कम से कम। और पौधों के अंदर यदि हम बात करें तो इसकी मात्रा 1.5% होना आवश्यक है। 1.5% जो नाइट्रोजन है उसकी आवश्यकता पौधों में आवश्यक है। फास्फोरस की अगर हम बात करें तो फास्फोरस कम से कम 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर खेत के अंदर उपस्थित होना आवश्यक है। इससे कम मात्रा में यदि आपके फास्फोरस उपलब्ध है तो पोषक तत्व की कमी निश्चित रूप से पादप में हो जाएगी। पौधों में यदि इसकी बात करें तो फास्फोरस कम से कम 20% होना आवश्यक हो जाता है। फास्फोरस की आवश्यकता पादप में कम से कम 20% होनी चाहिए। और पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम कृषि के हिसाब से अगर हम मृदा में देखें तो कम से कम 1000 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होना आवश्यक है। 100 किलो क्विंटल प्रति हेक्टेयर होना आवश्यक है। और पौधों की बात करें यदि तो पौधों में न्यूनतम 1.40% के लगभग पोषक तत्व होना, पोटेशियम की उपस्थिति आवश्यक है। सल्फर की यदि हम बात करें तो जो सल्फर है उसकी मात्रा 10 ppm प्रति हेक्टेयर होना आवश्यक है। 10 ppm इसकी मात्रा होना आवश्यक है। और पौधों के अंदर इसकी मात्रा की अगर हम बात करें तो 0.15 से 0.20% की मात्रा पादप में होना आवश्यक है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो आपके कैल्शियम जो होता है, कैल्शियम की मात्रा भी पादप में न्यूनतम आपके 50% होना आवश्यक है। और पादप में यदि इसकी बात करें तो 0.20%
कैल्शियम की उपस्थिति आवश्यक है। ये कुछ पोषक तत्व हैं और उनके क्रांतिक स्तर मृदा में और पादप में है। और भी कई हैं इम्पोर्टेंट है, वो मैंने बता दिए हैं, बाकी आप बुक से देख लीजिएगा। आज की क्लास में अपन यहीं तक पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।